हेलो फ्रेंड्स, समर्पण आईएएस पॉडकास्ट में मैं आर पटेल आज हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों उसको चुने, इसके लिए हम एक एक्सपर्ट रितेश सर जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाते हैं उनके साथ उपस्थित हैं और चलिए जानते हैं उनसे उनकी एक्सपर्टीज के बारे में और हिस्ट्री ऑप्शनल एज हिस्ट्री एज ऑप्शनल सर के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समर्पण आईएएस के लिए। थोड़ा सा सर अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं दर्शकों। सबसे पहले मैं समर्पण आईएएस का आभारी हूँ, उन्होंने इतिहास को लेके पॉडकास्ट को जो है आयोजित किया है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 12 सालों से यूपीएससी में नॉर्थ इंडिया में अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर जब ऑफलाइन का दौर चल रहा तब से मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल हमारा सर सब्जेक्ट भी रहा और मैं बताऊँ हमेशा मैंने चारों मेंस दिया और हिस्ट्री ऑप्शनल ने ही हमें इंटरव्यू दिलवाया और हमारा नंबर 300 से ऊपर है। तो हिस्ट्री में और चूंकि अब लंबे समय से 12 सालों से मैं ऑप्शनल के कई बैच ले चुका और मैं बताऊँ इस सब्जेक्ट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये सेफ सब्जेक्ट है, ये धोखा नहीं देता। अगर आपने एक बार कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ लिया है तो आपको एक मिनिमम जो ऑप्शनल से बाहर ना होंगे, अगर आपने जीएस में कर लिया वो हिस्ट्री ऑप्शनल आपको पूरा देता है। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल आपने पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों पढ़ा आपने क्वेश्चन पूछा। सर सबसे पहले आप देखो तो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, सभी लोग आजकल एक पार्ट टाइम तैयारी चालू करी है, वर्किंग भी है। अगर आप देखो लोग तो काम करते हुए तैयारी कर रहे हैं, कोविड के बाद और भी बढ़ गया है, एक नया प्लेटफॉर्म मिला, पढ़ाई के साथ ही तैयारी कर रहे हैं। तो देखो हिस्ट्री के साथ जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मान लो लड़का ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में वो ऑप्शनल पढ़ा वो 1 साल बाद भी देता है, वर्किंग है, जॉब करने के बाद भी देता है, कुछ करंट से जोड़ना नहीं, पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन है, अपडेट कुछ नहीं करना। सर अगर एक बार बताओ मौर्य काल में क्या अपडेट है, तो एक बार अगर आपने अपने लाइफ का 3 से 4 महीना मानते हैं एक आदर्श छात्रों के साथ डेली क्लास चलती है, 4 महीना 4-4.5 में ऑप्शनल को पढ़ाया जाता है, 4.5 महीना अगर आपने समय दे दिया तो आपका एक पूरा 500 नंबर का 2 पेपर तैयार हो गया, 150 नंबर का 2 पेपर। पहला तो करंट से कुछ जोड़ना नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर ये है कि जीएस में इसका एक बड़ा रोल है। आप सपोज करो मैं 2024 के हिस्ट्री मिनिमम आता है जिस साल 15 से 17 क्वेश्चन के बीच में आता है, 15-20 के बीच में रहता है। वेरी गुड। अब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो वो एरिया में कॉन्फिडेंट रहोगे आप कि हम कर लेंगे। मेंस का पहला पेपर में बड़ा रोल है इसका। ऑलरेडी आपको आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री का जो पेपर है, पहला पेपर है एंशिएंट मेडिवल, आपको पूरा आ ही जाएगा। दूसरा है मॉडर्न एंड वर्ल्ड, आपको जीएस में भी हेल्प मिला, जीएस में भी अलग से आपको एक, जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ोगे तो आपका जीएस भी तैयार हो रहा है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा आपने बोला कल्चर का जो पोर्शन है, आप एसे लिखने में इंडियन कल्चर के बारे में बेहतर नॉलेज हो जाता है, एक एसे आपका तैयार रहा है। इसके अलावा एथिक्स के पेपर में, फोर्थ पेपर में, जैसे राजा राम मोहन राय, कई ऐसी चीजें आती हैं जो इतिहास को आप जान लो, काफी चीजें आपको पता चल जाती है, वहां भी लिखने में काम आता है। ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है सिलेक्शन में, इसका एक बड़ा वेटेज है। और दूसरी बात है, जब तक आप इंडिया को जानोगे नहीं तब तक आप आंसर कोई भी बेहतर नहीं लिख सकते। यूपीएससी सबसे पहले इतिहास ही तो पढ़ाता है, फिर समाज पढ़ाता है, फिर भूगोल पढ़ाता है, फिर पॉलिटी पढ़ाता है, फिर इकोनॉमी पढ़ाता है, सीक्वेंस है। इसमें इतिहास का एक बड़ा वेटेज है। तो अगर इतिहास की उपयोगिता देखी जाए तो आज भी यूपीएससी में सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं। इसलिए अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीएस से फेमिलियर है। अगर 2 साल बाद भी आप देते हो तो आपको कुछ अपडेट बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिनिमम अपडेशन के साथ। वो तो आपकी क्वालिटी है, स्किल है कि आप जोड़ लेते हो चीजों को, एग्जाम्पल दे दो, अलग मैटर है, इन आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। एक सेफ सब्जेक्ट है, आप हिंदी मीडियम के तो भी मटेरियल अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के तो भी मटेरियल अवेलेबल है, आपको मटेरियल के चक्कर में परेशान नहीं होना है, हर किताबें पड़ी हुई हैं, मिनिमम कुछ बुक, हर तरह की बुक आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। इसलिए आपको हर शहर में अवेलेबल है, ये नहीं कि आपको यहाँ दिल्ली जाओगे या यहाँ जाओगे तो मिलेगा। इसलिए सर इतिहास का आज भी, और आज भी सर अगर आप मेंस में देखोगे लड़कों को, सबसे ज्यादा भीड़ हिस्ट्री में होता है, क्योंकि इसमें जिस अन्य सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा पाते हो तो 280 290 जाते हो तो अच्छा है, यहाँ एवरेज लोग पा जाते हैं 80-85, थोड़ी मेहनत करें तो 300 क्रॉस कर ले, एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इतिहास तो मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने देखा कि किसी लड़के का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑप्शनल बाधित नहीं हुआ, मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब वो जिस सब्जेक्ट में, अगर अदर सब्जेक्ट में किसी को इतना मिलकर सेलेक्ट हो रहा है तो उसको इतना मिला है, अगर उसका रुका तो अन्य कारणों से, जैसे कि अगर मान लो जीएस में बहुत खराब हो रहा या इंटरव्यू में बहुत खराब हो गया, वो अलग मैटर है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल धोखा नहीं देता, इसलिए इसको सेव करते हैं। और सर जैसे जो आंसर राइटिंग होती है
बच्चे अक्सर हिस्ट्री में डरते हैं कि आंसर राइटिंग में इतने सारे नाम हैं, जो इतने सारे समय है, टाइम फेज याद करना, उसको मेमोराइज करना, तो आप क्या उसके लिए सर सबसे पहले ये भ्रम है। इतिहास क्या है, आप अपने जीवन को ही देखो। जिसे कहते हैं इतिहास में तथ्य वैज्ञानिक होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जैसे मान लो अगर आपके बारे में पता है कि आप हाई स्कूल 1995 में, तो सामान्य तरीके से इंटर 1997 में करोगे, ग्रेजुएशन 2000 में करोगे, तो इसमें मुझे रटना पड़ेगा नहीं, रटने की कोई जरूरत आपको पता है एक सीक्वेंस में। तो हिस्ट्री में सर की पॉइंट होता है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले आप बुधवार को क्या कर रहे थे, तो आप नहीं बताओ। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जिस दिन आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आया उस दिन क्या हुआ, तो आपको मेमोराइज होगा। जिस दिन आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी हुई उस दिन क्या हुआ आपको पता होगा। वो याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। मानते हैं इस बात को? तो इतिहास में सर हम उस फैक्ट को देखते हैं जो टर्निंग पॉइंट हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब हम वैदिक काल पढ़े तो कहते हैं ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में चीजें बदल जाते हैं। तो सर परिवर्तन क्या होता है, ऋग वेद में पशुपालन इकोनॉमी होती है, उत्तर वैदिक काल में कृषि हो जाए। जब वो ये पॉइंट अगर लड़का पकड़ ले, कृषि होगी तो लाइफ में अस्थायित्व आएगा, लाइफ में लैंड का महत्व बढ़ेगा, राजा भूमि का मालिक होगा, तो भूमि के लिए बड़े बड़े यज्ञ करेगा, तो राजा पावरफुल होगा, धीरे धीरे आगे टैक्सेशन आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। सर एक पॉइंट से सब कुछ मिला। तो इतिहास में सबसे बड़ी बात तो सर ये भ्रम है। डेट केवल हमें जैसे लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है वैसे उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। अपने को देखते हैं, हम कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। आप कहीं भी देखो एग्जाम में, यहाँ तक प्रीलिम्स जीएस की भी मैं बात कर, फैक्चुअल में इंफॉर्मेशन डेट और ये नहीं पूछते, मुद्दे पूछते हैं। जैसे आजकल देखो अरेंज करने ये होगा तो ये होगा, तो घटनाएं पूछते हैं, अरेंज करने के लिए आता है। इसको मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये वैज्ञानिक तथ्य है। एक सामान्य तरीका, अगर लोहा आएगा तो सर कृषि में फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सरप्लस उत्पादन होगा कि नहीं होगा? सरप्लस उत्पादन होगा तो आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे? बेचोगे तो नगरीकरण होगा कि नहीं होगा? नगरीकरण होगा तो शहर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर बताओ इसमें कहाँ रहने? ये लोगों ने भ्रम फैलाया है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंटरलिंक करते हुए पढ़ा तो सब कुछ सामान्य है और सिलेबस छोटा हो जाता है। छोटा जब इसको हम देखते हैं तो सब कुछ छोटा हो जाता है। मैंने कई बार बच्चों को कहते सुना, सर 1 साल तैयारी की जिसमें 4-5 महीने में हिस्ट्री ही पढ़ता रह सर यही खत्म ही नहीं हुआ। सर बोले नहीं, यही तो भ्रम है। ये माहौल ऐसा बनाया गया है। आप देखोगे कि इस सब्जेक्ट में अगर आप 10 साल का पेपर देख लो, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आप जाओ सब देखना पेपर, कुछ ही मुद्दे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वही की पॉइंट है। तो की पॉइंट्स को पूछेंगे ही। अगर हम की पॉइंट तैयार कर लिए, कुछ भी पूछो लिखना वही, पूछने का तरीका बदलेगा, क्वेश्चन का थीम वही है। ये इस प्लस पॉइंट है। दूसरा सर आपने पूछा आंसर राइटिंग, दूसरा आपने पूछा आंसर। अब देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं बड़ी कॉमन। पहला होता है किसी भी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सबसे पहला होता है। लड़के एक गलती बहुत बड़ी करते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए वो क्या करते हैं, आंसर लिखने लगते। अब देखोगे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और आंसर लिखने लगते, तो पहला तो ये अप्रोच गलत है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के दौरान आप पेपर देखते रहो कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। ये पढ़ने के दौरान वो दिमाग में जाए। जैसे मौर्य का हमने क्वेश्चन देखा है, जब हम मौर्य पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को अप्लाई करते रहेंगे दिमाग में। इस तरीके से यूपीएससी हम यूपीएससी का अप्रोच जानेंगे। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप सबसे पहले आंसर राइटिंग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा जाता है। एक लाइन कही जाती है कि अगर 10-15 साल का पीवाईक्यू आप समझ गए, पेपर समझ गए, तो दूसरा स्टेप होता है पीवाईक्यू। अब जब हम पीवाईक्यू पे काम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी गहराई कितनी, हमने जो पढ़ा उस लेवल पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और हमें और कितने लेवल पे जाना है। तो हमें इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस बुक को पढ़ना है, किस बुक को नहीं पढ़ना है, किस मटेरियल को पढ़ना है, किस मटेरियल को नहीं पढ़ना है। ये डिसाइड कर देता है पीवाईक्यू। आपकी गहराई कितनी है पीवाईक्यू से पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला जज करने का तरीका प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है आंसर राइटिंग। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आप क्वेश्चन को ब्रेक करिए। और सबसे बड़ा भ्रम होता है पहले से ही हम ये कर लेते हैं कि हमें ये करना है। नहीं, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखिए और क्वेश्चन पे तथ्यों पे आंसर मिलता है, नंबर मिलता है। जो पूछा जा रहा है कितने पॉइंट आप दिखा पाते हो, कितने पॉइंट से आप इफेक्ट दिखा पाते हो। क्योंकि जिसे होता क्या है, जैसे सिंपल में एग्जांपल, हर लड़का पढ़ा हुआ है। जैसे रेलवे एग्जांपल देता हूं, पूछा रेलवे का योगदान, तो ये कोई भी ऐसा लड़का जो नहीं लिखेगा कि रेलवे का उद्देश्य कच्चे माल को बंदरगाह तक ले जाना, तैयार माल को बंदरगाह से गांव, ये हर लड़का पढ़ेगा। ये गलत भी नहीं है, यही मेन है, यही मेन। लेकिन सर देखो, अब इसी में एक लड़का जब विश्लेषण करेगा तो ये भी लिखेगा कि रेलवे ने भारत का भौगोलिक एकीकरण कर दिया, अनजाने में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जुड़ गया। अब एक अलग पॉइंट हुआ लड़के, और वो एक लड़का और लिखता है कि प्रयोग कांग्रेस ने आगे यूज किया जब कांग्रेस का अधिवेशन पूरे भारत होने लगा। देखिए पॉलिटिकल प्रभाव दिखाएगा, ये विश्लेषण हुआ। दूसरा, यही पे एक लड़का और विश्लेषण कर दिया कि रेलवे ने भारत में जाति व्यवस्था को दूर करने में योगदान दिया, क्योंकि जो हर व्यक्ति बराबरी पे बैठने लगा, जो करेगा एक सामाजिक क्रांति, प्रेशर पड़ा, सब पॉइंट निकला, नंबर ज्यादा मिलेगा। तो जब आप आंसर तथ्यों को बढ़ाओगे, इफेक्ट को बेहतर करोगे, गहराई लाओगे, तो आपको नंबर, ठीक है। और ये नंबर जैसे एवरेज पॉइंट लिखते हो तो आपको एवरेज नंबर मिल गया। मान लो 10 में 4 नंबर एवरेज है। अब एक लड़का इन 2 पॉइंट को लिख दिया तो 6.5 पा गया। अब एक क्वेश्चन में 2.5 नंबर ज्यादा है। 10 क्वेश्चन मान लो अगर
किया 25 नंबर ज्यादा हुआ, एक पेपर में 25, दो पेपर में 50 नंबर, वो निकल गया कि नहीं निकल गया। तो सर जो आंसर लिखने में जो गैप है वो यही है, और यहाँ तब होगा जब आप क्वेश्चन काम, जब आप पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू को टीम बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ये करते हो तो पूरा इतिहास कई बार रिवाइज हो जाता है और क्वेश्चन लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। फिर ना फैक्ट भूलेगा, ना डेट याद करना पड़ेगा और चीजें आपके क्लियर। तो इसका आंसर राइटिंग तो सबसे आसान। अच्छा सर, जैसे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि इतिहास का बहुत मटेरियल अवेलेबल है और तो इसलिए वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सोर्स क्या हो हमारे पढ़ने। अगर जीएस के लिए पढ़ रहे हैं तब क्या हो और ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं तब अच्छा देखो, यहाँ मैंने दो चीजें बता दी। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने कहा पीवाईक्यू के आधार पर सोर्स आप निर्धारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अगर देखोगे तो आपको कुछ किताबों की उपयोगिता दिखाई जो आपको पढ़ना चाहिए। और एक दूसरा ट्रेंड जो सर अभी यूपीएससी में आया है कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो और आपके अंदर वो क्षमता हो कि किसी भी टॉपिक पे 150 वर्ड आप लिख सके। तो सबसे पहले आपका हुआ कि आपको ये देखना है कि मटेरियल में पूरा सिलेबस या हर टॉपिक कवर हो रहा है। पहले आपको टॉपिक कवर करना है। अब टॉपिक कवर करने में कई सोर्स होते हैं, जैसे एक बुक तो पूरा टॉपिक कवर करेगा नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले इसलिए सर क्लास का महत्व बढ़ जाता है। जैसे आप मान लो कई बुक पढ़ोगे, परेशान रहोगे। अब क्लास में जैसे हम ही पढ़ाते हैं तो हम लगभग 8-10 किताबें जो निचोड़ इग्नू से लेके आर.एस. शर्मा से लेके, ठीक है, और जितने रोमिला थापर हैं, उसके बाद जितनी किताबें आती हैं उस सबका निचोड़ हम आपको बताते हैं। हर टॉपिक आपको डिस्कस कर दिए, हर टॉपिक को मतलब कोई भी टॉपिक पूछा, जैसे मान लो आपने बौद्ध धर्म पढ़ा तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, बौद्ध धर्म की देन क्या है, बौद्ध धर्म ने और क्या कैसे प्रचार किया, हर टॉपिक आपका कंटेंट तैयार। अब वो कंटेंट तैयार हो गया तो आप जाके लिख। तो सोर्स आपके लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन जो सोर्स है वो बार बार हो, और बुक हमेशा स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। ये नहीं कि जैसे गाइड वाइड लोग पढ़ने लगते हैं, उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो एनसीईआरटी तो साथ में होनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़िए, आर.एस. शर्मा की किताब पढ़िए। अगर एंशिएंट की बात करते हैं, मॉडर्न की बात करते हैं, कुछ इग्नू के बुकलेट बहुत अच्छे हैं, स्पेसिफिक जैसे मिडिवल में इग्नू के कुछ बुकलेट हैं बहुत बढ़िया हैं जो बेहतर कराएंगे। लेकिन ये सब कब होंगे जब एक लेवल पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को फोकस करिए, आर.एस. शर्मा को पढ़िए, उसके बाद सतीश चंद्रा को पढ़िए मिडिवल में, मॉडर्न में आप बिपिन चंद्रा, रियल ग्रोवर, इनको ये बेसिक बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए। इतना मिनिमम करते हैं और पीवाईक्यू लगाते हैं तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें जोड़ लीजिए। तो क्योंकि देखो सर, आप कुछ भी पढ़ोगे, लिखना आपको 150 वर्ड ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें टॉपिक पे मुद्दे चाहिए, बार बार किताब बदलने का कोई मजा नहीं। हमें टॉपिक क्लियर हो हमारा और 150 वर्ड हम जाके लिख सके, ये हो। तो सोर्स आपके लिमिटेड हो लेकिन गहराई लिए हो, इसे हमें ध्यान। तो सर बहुत ज्यादा इतिहास में सोच की जरूरत नहीं, ये किताबें तो रहेंगी, हर सब्जेक्ट की होती है। ये मुश्किल से 3-4 बुक है, अगर आप उस पर पकड़ बना लेते हो आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। अच्छा सर, आप जैसे आप बता रहे थे आप हिस्ट्री ऑप्शनल लंबे समय पढ़ा रहे हैं, तो लखनऊ में हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास आपकी कैसे चल रही है और कितने समय की क्लास है? बच्चा अगर उसको अवेल करना चाहे क्या चीजें आप दे रहे हैं? सर देखो, मेरी क्लास अभी समर्पण आईएएस में भी चल रही है। पहले भी मैं 2 बैच लेता हूँ और सर आपको तो पता ही है, आप ही का स्टूडेंट रहा है, 290 पाया, 2022 में 290 नंबर पाया था, यहीं पे पाया है। इसमें कोई बढ़ाई वाली तो बात है ही नहीं है। अब दूसरा सर आता है क्लास का पैटर्न भी। सबसे पहले मैं क्लास जो लेता हूँ, क्लास में 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है, ये चलते वो लड़का जब तक थक ना जाए, दोनों में इतनी चलती है। हफ्ते में 4 दिन क्लास चलती है, लेते हैं, और उसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। उसकी पहली क्लास क्या होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको, पहला स्टेप होगा कॉन्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 90 से लेके 2024 तक टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आया है उसकी फ्रेमिंग कराएंगे, उसको बताएंगे, और कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाए जिससे आपकी क्षमता है, क्योंकि आपको ही क्लास करना है। तो अब दिखाएंगे कि देखो कैसे कैसे उसी चीज को पूछा जा रहा है, उसी चीज को अलग अलग कंडीशन कंटेंट। अब बताओ, जैसे आपने पढ़ा न्यूलिथिक है, 9 पाषाण काल, चीजें तो वही रहेंगी, उसको पूछने का तरीका बदल रहा है, सोचने का नजरिया बदल रहा है, वो पीवाईक्यू से मैं कराता हूं। उसके बाद सर डेली आंसर आएगा। ये 3 पैटर्न है, कॉन्सेप्ट कराता हूँ, पीवाईक्यू से एनालिसिस कराता हूँ और आंसर आएगा। ये तीनों चीजें क्लास के दौरान, जिससे क्या हो कि आपकी क्लास आपको ये पता चल जाए कि अगला क्या पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तीनों चीजें क्लास में कराऊंगा और हर टॉपिक को मैं कवर कराता हूँ। जैसे ये आप नहीं कर सकते कि जैसे मौर्य काल पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल इतिहास, छोटे छोटे मुद्दे, अशोक के धर्म क्या है, कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव हुआ अगर आ जाए, इसका प्रभाव क्या हुआ, धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी पे क्या, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो छूटे। इस चीज को हम क्लास के दौरान ध्यान, इसी का परिणाम आप देखिए। तो सर जैसे समर्पण आईएएस में आप इतने लंबे समय से जीएस भी पढ़ा रहे हैं, ऑप्शनल भी पढ़ा रहे हैं, तो इस ऑप्शनल की क्लास के बाद क्या बच्चों को मेंटरिंग और टेस्ट सीरीज जैसा भी गाइडेंस देते हैं सर? टिल सिलेक्शन तक, जब तक लड़के का सिलेक्शन न हो। अभी जो मेंस दे रहे हैं लोग, आप देखते होंगे लगातार चल रहा है, बाहर है तो उनके फोन पे बताया जा रहा है, उनको पूरा जूम पे बताया जा रहा है, उनको दिख रहा है। तो जब तक होता है, आप कहीं भी हैं, आप
नंबर पे करिएगा, वो हमें कनेक्ट करेंगे। ये लगातार जब तक आपका सिलेक्शन, अगर आप हमसे ऑप्शनल पढ़े हो तो मेरी भी तो इज्जत लगी हुई है, जी। तो मैं चाहूंगा ना कि आपका सिलेक्शन हो और ऑप्शनल आपको धोखा न। तो समर्पण आईएएस में सबसे पहली बात दो चीजें चल रही है अगर देखा जाए। सबसे पहली बात की हर टीचर जिसमें एक्सपर्ट है, जिसे कोई भी लड़का अगर जीएस में भी पढ़ा है वो मेंस दे रहा तो हम पूरा गाइड करें। टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, टेस्ट भी हम करवाते हैं। टेस्ट के दौरान आंसर राइट कॉपी चेक होती है, एक एक उसकी गलतियों को बताया जाता है, छोटी छोटी गलतियों को पॉइंट आउट किया जाता है जिसे वो सीखे। ये चीज तो सब पूरे सिलेक्शन तक है और ये तो हम जब से लखनऊ में चला रहे हैं तब से इन चीजों पे हम ध्यान, ये चीजें गड़बड़ न हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये सारी चीजों को शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो बच्चे, उनको अब ये क्लियर हुआ होगा कि इतिहास ऑप्शनल लेने से डरना नहीं है और वो एक अच्छा ऑप्शनल है, लिया जा सकता है, अच्छे नंबर भी स्कोर किए जा सकते हैं। और उसमें अगर आपको समर्पण की गाइडेंस की जरूरत है, ये नंबर पे आप संपर्क करिए। सर की क्लास आपको चाहिए, सर से मेंटरिंग चाहिए, सर सीरीज चाहिए, वो सब कुछ भी आपको समर्पण आईएएस अवेलेबल होगी। लखनऊ के सारे बच्चों के लिए यहाँ पे है चीजें। आप आके डेमो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर अवेलेबल है यहाँ पे, डायरेक्ट सर से मिलना चाहें तो भी कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल ऑन गोइंग है, क्लासेस चल रही हैं, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।